अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। पीडीएम का नया सियासी चैलेंज, दाखिली इंतशार का शिकार, बाप से वोट लेने का मामला। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को नोटिस भिजवा दिया और पीडीएम धड़ों में तकसीम। और आज अलग अलग इजलास हुए दोनों बड़ी सियासी जमातों के। और पीडीएम में आइनी हकूक़, ख़वातीन और अक़लियती और दीगर अमूर पे आवाज़ उठाएंगे, ऐसा कहना है यूसर रज़ा गिलानी का। और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि सियासी माफिया हो या कब्ज़ा माफिया, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन जमातें अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं। फवाद चौधरी और वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी कैबिनेट को कहा है कि अपोजिशन के सवालों के जवाब नहीं, मुझे कारकर्दगी चाहिए और आपने कारकर्दगी दिखानी है। अपनी कारकर्दगी से साबित करें कि आप हुकूमत में हैं और आपकी कारकर्दगी अच्छी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस ये भी इंदिया दिया है कि आने वाले दिनों में कैबिनेट में एक बार फिर रद्द-बदल होगा, कलमदान चेंज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल 3 साल में अपनी टीम में तब्दीलियाँ ला रहे हैं और अभी तक हम देख रहे हैं कि अपोजिशन से ज़्यादा इस वक्त हुकूमत पे जो प्रेशर है वो बैड परफॉर्मेंस का है, बैड गवर्नेंस का है। उनकी जो गवर्नेंस है वो इन पे सबसे भारी है। अब देखना यह है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म की टीम जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उन तब्दीलियों के पेश नज़र कुछ मस्बत तब्दीली भी आएगी, आवाम को भी इसके फ़ायदे होंगे। और चूँकि अब सिर्फ 2 साल रह गए हैं और अगले जो 2 महीने हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बजट आना है और बजट से पहले रमज़ान है। रमज़ान इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा पहले ही प्रेशर है और दूसरी तरफ महंगाई आसमान को छू रही है। अब वज़ीर-ए-आज़म के लिए ये बड़ा टफ होगा कि वो किस तरह इस रमज़ान को गुजारते हैं। और रमज़ान के फ़ौरी बाद चूँकि बजट है, बजट की आपने शेडो बजट पेश करना है, उसके बाद बजट के लिए जाएंगे। और साथ ही साथ चूँकि इस वक्त IMF का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, स्टेट बैंक का जो तरमीमी बिल है और सदारती ऑर्डीनेंस, उस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। और उस पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि हुकूमत जो है वो दबाव का शिकार है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सिंध की, और सिंध में इस वक्त कराची का NA 249 जो है वो सियासी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और ये वो हल्का है जहाँ से इमरान खान साहब ने भी 1997 में जब उन्होंने अपनी जमात का आगाज़ किया था तो उस वक्त इलेक्शन लड़ा था। तारीख़ी हैसियत से बड़ा ज़बरदस्त इस हल्के को हमेशा एक स्पेशल हैसियत हासिल रही। अब चूँकि यहाँ पे मुफ्ती इस्माइल साहब को फेवरेट करार दिया जा रहा है, चूँकि पिछले इलेक्शंस में शहबाज शरीफ और फैसल वावड़ा की जीत का जो मामला है था वो चंद 100 वोटों का फ़र्क था और उस पर भी धांधली के इल्ज़ाम थे। अब देखना यह है कि क्या नून लीग इस सीट को वापस हासिल कर सकेगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रही है। PSP चूँकि मुस्तफ़ा कमाल साहब ख़ुद इस हल्के में इस वक्त मैदान में है। अब देखना यह है कि क्या ये हल्का ट्रम्प कार्ड साबित होगा, कोई हमें यहाँ से भी अपसेट नज़र आएगा। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तजियाकार है और ख़ास तौर पे अवामी इश्यूज़ पे बड़ा खुलकर बात करते हैं। अमूमन आप इनके तजिए हमारे प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम्स में भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बेग साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट, चूँकि आज का जो ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है अपनी कैबिनेट को, और उन्होंने ये कहा है कि हमने देखा पहले भी वो अपने पार्टी तर्जमानों को भी और अपने पार्टी के वो लोग जो वो टीम जो मीडिया पे उनकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते थे, उनको कहते थे कि आप जारहाना अंदाज में जवाब दें। आज पहली दफ़ा देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने थोड़ा सा अपनी कैबिनेट को ये मशवरा दिया कि आप तनकीद करें लेकिन तनकीद से पहले परफॉर्मेंस दें। मुझे आपकी परफॉर्मेंस चाहिए, तनकीद नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। क्या इच्छा होता है खान साहब अपने अगर शुरू के दिनों में ये फ़ैसला कर लेते, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह सियासी हालात और वाक़यात रहनुमा होते रहे उनके साथ, उस वक्त उनको इस तरफ से कोई ख़ास अहदा बना होने का मौका नहीं मिला और वो उलझते रहे अपोजिशन के खेल के अंदर और उनकी तरफ से जो भी उनके साथ मार्का राय हो रही थी। इस वक्त मैं समझता हूँ जो अपोजिशन का किरदार था वो गिलानी साहब के आने के बाद फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार उनके सामने आ गया है और इस वक्त वो सुकून महसूस कर रहे हैं और उनके ऐवानों में बात बहुत आसानी से और ब्रमला कही जा रही है कि आने वाले दिनों में जो उनको टफ टाइम था वो अब ख़त्म होने वाला है। सही।
और इसमें ये आज बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ये कोट कर देता हूँ, गिलानी साहब ने ये कहा है कि कभी मुश्किल हुई तो हुकूमत की जानिब से भी बोलेंगे। तो ये बयान इस तरह किस तरह देखते हैं आप कि देखिए, गिलानी साहब आपने ये बात ना कह रहे हैं? सिर्फ उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हुकूमती ऐवानों की तरफ से जो भी मामला दूंगे उसमें मैं उनका साथ दूंगा, उनके लिए आवाज़ बुलंद करूंगा। अगर आप देखें तो आज उन्हें शिबली फराज का शेर भी पढ़ा, यानी आपके जो अपोजिशन थी सही, उस पोजीशन को आपने अपनी ज़बान में डाल के अपनी आवाज़ में अदा करके ठीक। यकजहती का इजहार कर दिया। और मेरे ख्याल है देखें, इन ऐवानों में जो कुछ होता रहा है उसमें हमेशा कुछ चीज़ें इशारतन और कुछ हकीकतन बयान कर दी जाती हैं। ठीक है। अच्छा बेग साहब, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो ये है कि इस वक्त ना तो मौजूदा हुकूमत के लिए अपोजिशन ख़तरा है, ना पीडीएम ख़तरा है। अगर कोई ख़तरा है तो वो है इनकी बैड गवर्नेंस। गवर्नेंस किस तरह बेहतर होगी? अगर गवर्नेंस इनकी अच्छी होती तो यकीन करें कि इनको ये पीडीएम के इत्तेहाद से कोई ख़तरा नहीं था, लॉन्ग मार्च से कोई ख़तरा नहीं था। लॉन्ग मार्च इन्होंने मुलतवी भी कर दिया। तो आप महंगाई वाले फैक्टर को किस तरह देख रहे हैं, कैसे ये कंट्रोल करेंगे? देखें ज़फ़र, ये बात तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर कोई साइंस रॉकेट लगाया जाए। बात यह कि इस वक्त जो सूरत हाल है, बिगिनिंग से अगर हम देखते हैं तो खान साहब की हुकूमत आने के बाद अगर उसको सबसे बड़ी जो मुश्किल सामने आई है वो अवाम की तवक्कात पे पूरा उतरने में आई है। ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा मरहला और मार्का जो उसके लिए था वो महंगाई को फेस करना था। उसके लिए पॉलिसीज़ होनी चाहिए थी, उसके लिए ऐसे लोगों के को साथ ले जाता जो हकीकतन आवाम से मुखलिस होते। और जो फैसला आज उन्होंने किया कि अपने लोगों को कहा कि जनाब आप बयानबाजी ना करें और आप काम करें। अगर इसकी ज़िंदा मिसाल आप देखें, फवाद चौधरी साहब ने पिछले दिनों अभी एक बयान दिया है कि खान साहब मुख्तलिफ फैसले मुख्तलिफ टोपियाँ पहन के या हेड्स पहन के करते हैं। अब समझ में नहीं आता वो हेड जो है वो पहनाते हैं या पहनते हैं। सही। और इस वक्त जो भी बहरहाल हालात है उसके मुताबिक ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त ख़ास तौर पर चूँकि रमज़ान आने वाला है और गरीब आवाम के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। आम दिनों में तो उसको आटा, चीनी, दाल कुछ बेहतर अंदाज में मिल जाती है, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ों की मेहरबानी से और हुकूमत की नाअहली से सही। बाज़ औक़ात रहमान जो अपना रमज़ान जो हमारे लिए बाइस रहमत होते हैं, बाइस ज़हमत बन जाते हैं। ठीक। और मौजूदा हुकूमत के अंदर आम दिनों में इतना टफ टाइम मिला आवाम को कि उसको बेरोज़गारी मिली, उसको महंगाई मिली, उसको सहूलियात नहीं मिली, तो रमज़ान तो उसके लिए बिलख़ुसूस बहुत तकलीफ़देह हो जाएगा अगर इस पर बर वक्त फैसले ना किए गए। अच्छा, इसमें साथ ही साथ देखिए, कोरोना की वजह से आप सैटरडे संडे आप कारोबार नहीं कर सकेंगे, सिंध ये फैसला करने जा रहा है। दूसरा, लॉकडाउन भी ख़तरा ये है कि हो सकता है लॉकडाउन कंप्लीट ना लग जाए। पहले ही लोग महंगाई से तंग हैं और वो लोग जो दिहाड़ीदार तबका है हमारा, सबसे ज़्यादा तकरीबन कोई 30 से 35% वो लोग हैं जो डेली कमाते हैं और खाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? ऊपर से महंगाई, फिर रमज़ान। तो इस पूरे इसको किस तरह देख रहे हैं हुकूमत? मुझे तो नहीं लगता कि वो मैनेज कर पाएंगे। देखें, जिस तरह इसकी हुकूमत की भी 3 साल कारकर्दगी रही है उसको देखते हुए आम आदमी बात कह सकता है कि इसके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। और किस तरह कर पाएंगे इसके लिए देखें, अगर आज भी इनके ऐवानों में मौजूद वो दोस्त जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में शामिल हैं, वो चीनी माफिया के लोग हैं, वो आटा माफिया के लोग हैं, वो हर उस चीज़ में मौजूद हैं जहाँ पे माफियाज काम करती हैं। अगर आज उनके खिलाफ संजीदगी से डंडा उठा लिया जाए और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी उनके ऐवानों के लोगों में मौजूद है वो लोग कर रहे हैं, उनसे कहा जाए कि भाई खुदा को मानो और आके आवाम को सहूलियात दो। इसके लिए सबसे पहले आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसीज़ क्या है कि जनाब देखें, आपके पास यूटिलिटी स्टोर्स का आपने सहारा लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाली यूटिलिटी स्टोर्स का अनाउंस करना मसला नहीं था। आज भी आप चले मेरे शहर में कई इतने यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहाँ पे वहाँ अशिया ज़रूरत की चीज़ ही नहीं है। सही। तो ऐसे यूटिलिटी स्टोर्स का, ऐसी पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले देखें, आपके पास वो लोग होने चाहिए जो इन लोगों के ऊपर अपनी नज़र रख सकें और इनसे अपनी बात को मनवा सकें जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। ठीक। आवाम की सहूलियात उसकी दहलीज तक पहुँचे, सही। उसको उसकी ज़रूरत की अशिया मिले। अगर ये चीज़ें करने में कामयाब हो गए तो कोई वजह नहीं अगले 2 साल खान साहब के लिए बहुत बेहतरीन हो और बहुत अच्छे हों। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, खान साहब ये कह रहे हैं कि सियासी माफिया, उन्होंने माफिया के खिलाफ सियासी माफिया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को कहते थे। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ये माफिया है हमारे खिलाफ, कब्ज़ा माफिया, उसके खिलाफ भी हमने देखा कि पंजाब में भी बड़े ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया। इवन जहांगीर तरीन के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, उनको भी उन्होंने काफ़ी हद तक साइडलाइन कर दिया है। आपको लगता है कि खान साहब कामयाब हो जाएंगे ये जो इस तरह के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको तोड़ने में? अगर वाकई संजीदगी से अमलन ऐसे फैसले जो अभी तक आवाम के सामने हैं उस पर वाकई अमल हो गया तो कोई वजह नहीं खान साहब कामयाब हो जाएँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आपको भी पता है, देखिए जहांगीर तरीन साहब का जो नाम है वो पूरी दुनिया को पता है कि खान साहब के करीबी दोस्तों में शामिल हैं, हुकूमत साजी में शामिल हैं, हुकूमत गिराने और बनाने में उनका बड़ा किरदार रहा है। तो मैं ये समझता हूँ खाली एक उनके खिलाफ एक्शन लेना, जब तक आवाम को ये नवीद नहीं, देखे नवाज शरीफ की मिसाल आपके सामने है, सही, दीगर और लोगों की मिसाल आपके सामने, इनके बारे में केस रजिस्टर कर दिया जाता है,
लेकिन अभी तक मंतकी अंजाम को कोई भी एक किरदार नहीं पहुंचा है। ठीक। तो जब तक आप इन लोगों को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे और इन लोगों से कौम का लूटा हुआ वो पैसा वापस नहीं लेंगे जो आवाम की दादरसी का बाइस बने, उस वक्त तक ये तमाम चीज़ें बेकार और बेमायने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी देखें ना, खान साहब ये कहते थे कि टाइम लगता है चीज़ें। कल जब वो अवाम से बात कर रहे थे, लाइव कॉलर्स से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि वक्त लगता है, ऐसा नहीं है कि रातों रात तब्दीली आ जाए, लेकिन अगले 2 सालों में आपको तब्दीली सही मानों में नज़र आएगी। लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी हमें नज़र आए कि शायद और इसमें कोई शक नहीं कि वो कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है वो मेरा सिस्टम नहीं है, चंद लोग हैं जो नए आए हैं, बाकी सिस्टम पूरा पुराना बैठा हुआ है, उसको हमने बदलना है, तो उसमें वक्त लग रहा है। देखिए, ये सिस्टम नया नहीं है, ये बात आप भी मैं भी जानता हूँ, आम आदमी भी जानता है। लेकिन उनकी उम्मीदें खान साहब से और उनकी हुकूमत से इसलिए ज़्यादा थी कि आपने इस चीज़ को अपना मेन हथियार बनाया हुआ था। आप जब भी बात करते थे, आप आवाम से यही कहते थे कि आने वाला दिन बहुत अच्छा है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि खान साहब के अंदर और दूसरी जमातों में बड़ा बुनियादी फ़र्क रहा है कि दूसरी जमातें ख्वाब दिखाती, इन्होंने ताबीरें दिखाई और आवाम की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है। तो अगर ये बात करने से पहले सोच लें कि भाई हम आवाम को डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर समझते हैं कोई काम हम 6 दिन में कर सकते हैं तो उसको 12 दिन का बताया जाए ना। आप तो आवाम को कहते हैं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आज हो जाएगा, तो उससे आवाम की जो तवक्कुआत हैं वो पूरी हो जाती हैं और वो सोचती है कि यार कल सुबह जब उठेंगे पाकिस्तान के अंदर एक नया पाकिस्तान होगा। और रही बात तब्दीली की, तो तब्दीली के बजाय तबादलों का जो मामला है वो ज़्यादा हो गया है। आप बाबर नदीम साहब को देख लें, आप हफीज़ शेख साहब को देख लें और दीगर दोस्तों को इनके देख लें जो कुर्बा थे, जो इनके करीब मौजूद थे और जिनको बड़ी अहम असद उमर साहब, जिनको हम पोस्टर के नाम से जानते थे, असद उमर साहब जो पोस्टर मैन है इनके, पोस्टर बॉय इनके, पोस्टर बॉय हैं, जहाँ भी नाम उनको पेंट किया जाता था कि यार हर चीज़ का हल असद उमर है इनके पास। तो अगर इस किस्म की बातें आज भी करनी है तो फिर कौम को सिर्फ लालूआब देने के अलावा कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ तो बेहतर हमें होती हुई नज़र आ रही है और वो ये है कि रिफॉर्म्स की तरफ पहली दफ़ा ये हुकूमत जा रही है, कोशिश कर रही है जाने की। और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं उस पर हम हुकूमत का साथ देंगे। हम भी ये चाहते हैं कि जेन्युइन इलेक्शंस हों, धांधली ना हो, इलेक्टोरल सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हो, ताकि हम ये जान सकें कि हमारे साथ कोई चाहे वो अंपायर हो या कोई और ऐसी ताकतें हों जो वोट हाईजैक कर लेती हैं। तो इस पर आपको लगता है कि शायद कोई इस तरह की रिफॉर्म्स हो जाएं, वो सनती रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, वो ज़राअत की तरफ जा रहे हैं, तो ये वो अमल है जिसका रिजल्ट बहुत देर से आएगा शायद, लेकिन कम अज़ कम रिजल्ट ज़रूर आएगा। देखिए, बात मैंने आपको भी शुरू में की ना कि बात ये थी, पहले खान साहब की हुकूमत को सबसे बड़ा सामना महंगाई का था और उसके बाद अपोजिशन जमातों का था। इस वक्त सूरत थोड़ी चेंज हो गई है, महंगाई तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो उनकी अपोजिशन थी वो आज फ्रेंडली अपोजिशन में आ गई है। और मेरे ख्याल में खान साहब और उनकी टीम के लिए बहुत अच्छा वक्त है, अगर आज वो वाकई रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ नामुमकिन होगी और रिफॉर्म ज़रूर आएगा। ठीक है, इस पे मज़ीद बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जावेद नायाब लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मामले खुसूसी CM हैं और यूथ PYO सिंध के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इस वक्त ख़ास तौर पे अगर हम बात करें PDM की, और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलग इजलास हुआ, यानी आपके जो इत्तेहादी हैं उनका अलग इजलास हुआ, नोन वालों ने अलग इजलास किया, मुस्लिम लीग नोन और उनके साथ जो इत्तेहादी हैं, तो ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। गिलानी साहब ने कहा कि कभी मुश्किल हुई तो हुकूमत की जानिब से भी बोलेंगे। किस तरह देखते हैं ये वाजे हो गया, 2 लाइनें खिंच गई हैं आपके दरमियान? देखिए, अब ये जो अलायंसेज होते हैं उसमें मुख्तलिफ पार्टीज होती हैं और हर किसी का अपना मंशूर होता है, तो हर किसी के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर PDM, हमने कोशिश की है कि PDM के साथ मिलकर चलें और हम उम्मीद करते हैं कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो बरकरार रहेगा, लेकिन हम इस बात पे भी फोकस करेंगे कि हमारी पार्टी की जो अपनी हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हम उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारी जो CEC है वो जो फैसला करती है, पीपल्स पार्टी बाउंड होती है कि उन फैसलों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़े। इस्तीफाओं के मामले में हमने पहले दिन से कहा था कि जो है वो इस्तीफे आखिरी जो है वो अरबा होना चाहिए, लेकिन अगर PDM की PMLN और JUI को अगर जल्दी है तो वो बिलाशक भले कुछ भी करें, लेकिन पीपल्स पार्टी उस पर अभी एग्री नहीं कर रही। तो इसमें जावेद साहब एक चीज़ तो और हुई, अभी जो लॉन्ग मार्च था उसको मुलतवी कर दिया गया है और आपको शोकॉस नोटिस भी दिए गए हैं, और नोटिस इसलिए दिए गए कि आपने बाप से जो वोट लिए हैं और उस पर उन्होंने कहा है कि भाई हमें इस पे जस्टिफिकेशन दें कि क्यों आपने ये खिलाफ वर्जी की। तो उस पर आपका क्या? देखें, अब जो है हमें अगर किसी ने वोट दिए हैं तो आप मुझे बताएं कि PMLN ने
जो है वो डील करके पंजाब में अपने सेनेटर मुंतखब करवाए, और उन्होंने जो है अन्नपूर्व पूरा बैठ के सेटिंग कर ली, और उन्होंने तो पीटीएम से नहीं पूछा था। या मौलाना फजल रहमान साहब जो है JUIF जो है वो सिंध में PTI के साथ इत्तेहादी है। आज ही आपने देखा होगा कि लाड़काना में जो है वो राशिद मोहम्मद सुमरो और PTI के दोस्त जो आपस में मिले हुए थे। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे भी दोगली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अगर पॉलिसी एक रखनी है तो सबके लिए एक होनी चाहिए। ठीक है। हमने तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कंटेस्ट किए, अगेंस्ट PTI कंटेस्ट किए हैं, और हम चाहते हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत जो है वो जितना जल्दी हो सके ये अपने घर में जाए। ठीक। अच्छा, इसमें एक बयान बड़ा ज़बरदस्त है, चूँकि जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लग रहा था कि शायद आपका एक इत्तेहाद बन जाएगा। हालांकि ये इत्तेहाद बिल्कुल गैर रवायती इत्तेहाद है। इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी मंसूरा गई, जमात इस्लामी की क़यादत भी आपसे मिलती रही, मुख्तलिफ इशू टू इशू आपके इत्तेहाद तो बनते रहे, लेकिन इस दफ़ा लग रहा था कि शायद आपका इत्तेहाद बनेगा। लेकिन सिराजुल हक साहब का आज बयान आया है, वो कहते हैं हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है, PPP सेकुलर और हम इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। किस तरह देखते हैं इस बयान को? देखिए, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में जमात इस्लामी जो है वो उनकी इतना उनकी सीटें नहीं है, ना उनका इतना बड़ा वोट बैंक है। पुरानी पार्टी है, हम उनको रिगार्ड करते हैं, मैं उस पर कोई बड़ा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जमात इस्लामी को तो आपके सामने है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम रद्द कर चुके हैं, उनको तो वोट भी नहीं पड़ रहे, तो उनसे क्या बात होती है। ठीक है। जावेद साहब, आप लाइन पे रहिएगा हमारे साथ। स्टूडियो में मिर्ज़ा आलम बेग साहब भी मौजूद हैं, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। जमात के वाले से हमने पिछले हफ्ते भी जब ये खबरें गर्म थी कि शायद एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, तो उस वक्त भी यही बात की थी। नजीब अयूबी साहब बुरा मना गए थे। लेकिन किस तरह देखते हैं आज सिराजुल हक साहब ने इस चीज़ की नफ़ी कर दी है, और हमें नहीं लगता कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो आपस में फिट हो भी सकते हैं। उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर निज़ाम बदलेंगे। हाँ, बिल्कुल सही, ये उनकी कोशिश थी, लेकिन मैं समझता हूँ जिससे आपने भी लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर जो जमात इस्लामी के फॉलोअर्स हैं, सही। देखिए इनका एक निज़ाम है, इस पार्टी की रूट्स बहुत गहरी हैं, ख़ास तौर पर अपने फॉलोअर्स के अंदर। सही। और जिस तरह ये लोगों की खिदमत करते हैं, ऐसे वक्त में जब आप एक पार्टी को चोर कह चुके हों, जब उसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा चुके हों, जब उसके बारे में दुनिया की हर बुरी बात जो कह सकते कर चुके हों, उसके बाद उससे इलाक मुमकिन दिखता नहीं है। गो के सियासत के अंदर एक चीज़ नामुमकिन नहीं है, जिसकी जिंदा मिसाल जिस तरह भी मेरे भाई ने कहा, लगारी साहब ने, आपने देखा लाड़काना के अंदर सही। JUI और उसकी जो अलाक की भी पार्टी हैं जो बिल्कुल मुखालिफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सही। और ऐसा आपको भी पता है, लाड़काना के अंदर JUI का बहुत बड़ा वोट बैंक है और वहाँ के लोग मौजूद हैं। सही। ऐसे में वहाँ से इत्तेहाद का होना ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है। लेकिन जिस तरह आप जमात इस्लामी की बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ यकीनन सिराजुल हक साहब को उनके रफ़काओं ने मशवरा दिया होगा कि जनाब ये जो आप बात करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, ये किसी भी तौर मुमकिन नहीं है, ख़ास तौर पर उनके अपनी जमात के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए दिल आज़ारी का बाइस बनेगी। ठीक। तो इस वजह से शायद ये आज उनका बयान आ गया आ गया। ठीक है। दूसरी तरफ कराची NA 249 की अगर हम बात करें, जावेद नायाब लगारी साहब, कैसी तैयारियां हैं आपकी, और क्या लगता है आपके कैंडिडेट या आप ये सीट जीतेंगे? चूँकि हमने ज़िमनी इंतखाबात सिंध के अब तक जितने भी हुए उसमें रिजल्ट आपके हक में आए। देखें, जो है कराची वेस्ट में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भरपूर तैयारी है। हमारी यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है वहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे हमने मलीर में, उमरकोट में हमने और थरपाकर में बड़े मार्जिन से ये सीटें जीती थी, इंशाल्लाह कराची वेस्ट की ये सीट भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। क्योंकि कराची के अवाम अभी पीपल्स पार्टी की तरफ आ चुके हैं, वो देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे काम किया है, पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, हमने कराची को अमन अमान बहाल करके दिया है, कराची की रोशनियाँ हमने बहाल की हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की ये सीट इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद नायाब लगारी साहब। आप पूरी उम्मीद हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह पिछले 2 इलेक्शंस में ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम रहे, यहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। लेकिन जो अदाद व शुमार हैं वो ऐसा नहीं कहते। अदाद व शुमार के लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत पीछे है, और यहाँ पे PTI और उसके बाद दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून, तीसरे नंबर पे तहरीक लब्बैक जो कि नई पार्टी थी निस्बतन, उनके वोट हैं, और चौथे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ रही है पिछले इलेक्शन के हिसाब से। अब देखना ये है कि इस दफ़ा चूँकि वोट डिवाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है, कैंडिडेट ज़्यादा हैं, और क्या इस चीज़ का मार्जिन सिटिंग गवर्नमेंट यानी सिंध हुकूमत को जाएगा या नहीं जाएगा, ये वक्त फैसला करेगा, और इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।